हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और ये आपका लास्ट क्लास रहने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, वो मैं सेपरेट उसका वीडियो डाल दूंगा। तो ये सेकेंड लास्ट क्लासेस आप बोल सकते हो। इसमें हम लोग आज बहुत सारे टर्म सीखने वाले हैं, जैसे नेटवर्थ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डिस्काउंट कैसे होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे वाउचर कितने टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, सोर्स वाउचर क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाला है आज का क्लास। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट, अकाउंट्स को हम हिंदी में खाता बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अकाउंट्स होता है कि आप किसी पर्टिकुलर हेड के सारे ट्रांजैक्शंस को जब एक जगह रखते हो तो वो बन जाता है अकाउंट्स। जैसे सेल से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शंस को हम एक पर्टिकुलर हेड में रखते हैं, सेल्स अकाउंट, वो हमारे लिए क्या है, अकाउंट्स है। परचेज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस है तो उसको एक पर्टिकुलर हेड में रखते हैं। यानी नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को डिसाइड करते हैं और जो नेचर के हिसाब से उस सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रखते हैं तो वो बन जाता है हमारा अकाउंट्स। ठीक है, अब जैसे कि हमारा कोई डेटर है राम, तो राम से जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा उसे एक अकाउंट्स में रखा जाएगा। उसी तरह से कोई दूसरा हमारा क्रेडिटर है श्याम, तो श्याम से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शंस होगा उसको एक अकाउंट्स में रखा जाएगा। अब एक अकाउंट्स के दो साइड होते हैं। ठीक है, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब जो भी अगर अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट करना है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट करना है तो उसे हमें डेबिट साइड में दिखाना है, और अगर उसे क्रेडिट में दिखाना है तो उसके लिए हमें उस ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट्स में क्रेडिट करना होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे अकाउंट्स क्या होता है। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अकाउंट्स मैंने क्या बोला कि अकाउंट्स होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स। पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है किसी पर्टिकुलर हेड में। ठीक है, किसी अकाउंट्स के पर्टिकुलर हेड में। ठीक है, अब देखो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। ठीक है, सभी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को उसके नेचर के हिसाब से हमें एक अकाउंट्स का नाम देना है। ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से हमें एक अकाउंट्स का नाम देना है। अब जैसे देखो, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो सेल से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे हम कहां दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, जितना भी हम परचेज करते हैं उसको हम किस हेड में डालेंगे, किस अकाउंट में डालेंगे, परचेज अकाउंट्स में। ठीक है, उसी तरह से कोई हमारा एक कस्टमर है जिसका नाम है राम, ठीक है, तो राम का जितना भी होगा उसको हम राम से अकाउंट में, जितने भी ट्रांजैक्शन राम से रिलेटेड होंगे उसे हम राम से अकाउंट में डालेंगे। अब स्टाफ को सैलरी दिया जाता है तो जितने भी सैलरी के ट्रांजैक्शन होंगे उसे सैलरी अकाउंट में डालेंगे। इसी तरह से एंड ऑफ द नंबर्स होंगे, बहुत सारे आपको अकाउंट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि टेलीफोन बिल का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का होगा, बहुत सारे आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट्स मिल जाएगा। अब आप देखो, मैं अकाउंट्स को क्या लिखता हूं, शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखता हूं। ठीक है, आप अकाउंट्स को इस तरह से लिख सकते हो, A/C। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है। ठीक है, तो आई होप अकाउंट समझ में आ गया कि अकाउंट्स क्या होता है। उसके ट्रांजैक्शंस के नेचर के हिसाब से हम उसे एक अकाउंट्स का नाम देते हैं और जितने भी लेन देन होते हैं उससे संबंधित उसे हम उस अकाउंट्स में रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अकाउंट्स हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
अकाउंट्स के दो पार्ट हैं। अकाउंट्स के कितने पार्ट हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, या बोल सकते हो पार्ट बोलो या साइड बोलो, ठीक है। वो एक डेबिट साइड होते हैं, दूसरे कौन से साइड होते हैं? क्रेडिट साइड होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? दे आर टू पार्ट्स ऑफ अकाउंट, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। एक होता है डेबिट साइड, ठीक है। अब डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं डीआर, डेबिट साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट, डीआर, ठीक है। दूसरा साइड होता है क्रेडिट साइड, दूसरा साइड क्या होता है? क्रेडिट साइड, इसको बोलते हैं सीआर, ठीक है। चलो अब देखो, डेबिट साइड को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। डेबिट साइड को क्या बोला जाता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं सर? क्रेडिट साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्यों बोलते हैं? तो आगे जब फॉर्मेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, क्यों इसको राइट हैंड। क्योंकि आपका जो अकाउंट्स का फॉर्म होता है इस तरह से टी शेप के फॉर्म में होता है, ठीक है। जिस तरह से टी रहता है ना, तो डेबिट साइड जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है, और क्रेडिट साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। चलो अब सर डेबिट साइड बोलेंगे किसको? हम तो ये समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे, बट क्या होता है? अब देखो, डेबिट साइड में क्या होगा? अगर आपको अकाउंट्स को डेबिट करना है, ठीक है, तो आपको एंट्री भी पोस्ट करना है डेबिट साइड में। मैंने क्या बोला? इफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अगर अकाउंट्स को डेबिट करना है तो आपको एंट्री भी डेबिट साइड में ही पोस्ट करना है। देन एंट्री टू बी पोस्टेड, then entry to be posted in debit side of account, ठीक है, इन डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। मैंने क्या बोला कि अगर अकाउंट्स को डेबिट करना है तो हमको एंट्री भी डेबिट साइड में पोस्ट करनी होगी, ठीक है। जब हम अकाउंट्स के डेबिट साइड में एंट्री पोस्ट करेंगे तभी आपका अकाउंट्स डेबिट होगा। उसी तरह से अगर अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, ठीक है, इफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, अगर अकाउंट्स को क्रेडिट करना है तो क्या करना होगा? आपको एंट्री क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी होगी, ठीक है। देन एंट्री टू बी पोस्टेड इन क्रेडिट साइड। आपको अकाउंट्स को डेबिट करना है तो एंट्री डेबिट साइड में पोस्ट करना है, और अगर अकाउंट्स को क्रेडिट करना है तो आपको एंट्री क्रेडिट साइड में पोस्ट करना होगा। ये आप अच्छे से जब लेजर अकाउंट सीखोगे, लेजर पोस्टिंग सीखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, कि आपका अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, यानी वो किस तरह से दिखेगा। तो देखो, आपका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से टी शेप अकाउंट्स में रहेगा। सबसे पहले आपको क्या होगा? फॉर्मेट में आपको नाम देना है, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे सैलरी अकाउंट होगा तो वो हम अकाउंट्स का नाम दे देंगे सैलरी अकाउंट, ठीक है। और उस तरह से आपको बनाना है। वैसे मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मेट दिखा रहा हूं, इस फॉर्मेट में और भी जब लेजर पोस्टिंग सीखोगे तो आप देखोगे डेट का कॉलम होगा, जर्नल फोलियो का कॉलम होगा, वो सब आगे चल के। अब बस अभी फॉर्मेट देखो कि एक अकाउंट किस तरह से दिखता है। तो वो टी शेप के आकार में दिखता है, पर डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, डेबिट साइड होते हैं, क्रेडिट साइड। ये जो डीआर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है, और सीआर किसको बोला जाता है? राइट हैंड साइड को बोला जाता है, ठीक है। तो हम आई होप समझ गए हम लोग कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स को कैसे तैयार किया जाता है। वो हम लेजर पोस्टिंग के क्लास में सीखने वाले। अभी बस आप फॉर्मेट समझ लो, अकाउंट्स इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंट्री की, ठीक है, कि एंट्री क्या होता है। एंट्री यानी जर्नल एंट्री क्या होता है? तो जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है वो एंट्री कहलाता है, ठीक है। इसे हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कहां होगी सर? ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है।
मैंने क्या बोला कि रिकॉर्डिंग करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड करते हैं तो वही क्या कहलाती है, एंट्री कहलाती है। अब इस एंट्री को हम लोग जर्नल एंट्री के नाम से, इसका एक चैप्टर है जो हम लोग सीखेंगे, उसमें सिखाया जाएगा कि कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट होता है वो बुक जहां पे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो और पोस्ट करते हो। मैंने क्या बोला, वो बुक्स जिसमें, बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स, कौन सी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स, इन विच ट्रांजेक्शन्स, जब भी मैं ट्रांजेक्शन्स की बात बोलूं तो हमेशा समझना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, वो बुक जहां पे ट्रांजेक्शन्स की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है एंड पोस्टिंग होती है, एंड पोस्टेड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बुक्स। ठीक है, बुक्स यानी इसे ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, जहां पे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है। अब जो रिकॉर्डिंग होती है इसे हम जर्नल बोलते हैं, रिकॉर्डिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल होते हैं। तो वो बुक जहां पे आप जर्नल एंट्री करते हो, ठीक है, एंड पोस्टेड, पोस्टेड यानी लेजर की पोस्टिंग जहां पे आप करते हो, तो वो बुक जहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं और पोस्टिंग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, और आप कौन हो, आप हो जो बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड करते हो और पोस्टिंग करते हो, आप एक अकाउंटेंट हो। ठीक है, जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बैठो तो हमेशा अपने आप को एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं एक बिजनेस का अकाउंटेंट हूं और मैं कैसे ट्रांजेक्शन्स का फ्लो होता है मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने एंट्री सिखाया कि एंट्री क्या होता है, तो जहां पे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है वो एंट्री होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो जहां पे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग के साथ साथ पोस्टिंग जहां पे होती है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। और अकाउंटेंट कौन होता है, जो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करता है वही क्या कहलाता है, अकाउंटेंट कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोप्राइटर की। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, तो सर प्रोप्राइटर जो होता है वो बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, और जो बिजनेस के सारे रिस्क बियर करता है। ठीक है, मैंने तीन चीज बोले। ठीक है, प्रोप्राइटर कौन होता है, कोई पर्सन होगा, प्रोप्राइटर कौन होगा, कोई पर्सन होगा जो क्या करेगा, बियर करेगा। सबसे पहली बात तो वो ओन करेगा बिजनेस को, हु ओन द बिजनेस, हु ओन द बिजनेस यानी जो बिजनेस का मालिक होगा। ठीक है, ओन द बिजनेस मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस का मालिक होगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, जो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, who own the business, who invest amounts in the business, who invest amounts in the business। ठीक है, जो बिजनेस को ओन करेगा और वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये सब एक प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के ऑनर के लक्षण होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस को ओन करता है, जो बिजनेस का मालिक होता है। ठीक है, दूसरा बात जो पैसा इन बिजनेस में लगाता है, और तीसरा जो सारे रिस्क को बियर करता है, हु बियर ऑल द रिस्क associated with business, who bear all the risk associated with business, यानी बिजनेस से जुड़ा हुआ जो भी रिस्क होता है, रिस्क समझते हो ना, जितनी भी जिम्मेदारी होती है, फ्यूचर में कोई आने वाला खतरा होता है, वो सब वही ऑनर बियर करता है, उसी को प्रोप्राइटर बोलते हैं। who bear all the risk associated with business, who bear all the risk associated with business। तो अब कोई भी पूछेगा कि बाबू बताओ प्रोप्राइटर कौन होता है, तो आराम से बता सकते हैं कि उसके पास तीन क्वालिटी होना चाहिए तभी वो प्रोप्राइटर बन सकता है। पहला बात तो वो बिजनेस को ऑन करता हो यानी मालिक हो। ठीक है, दूसरा बात तो वो पैसा अमाउंट जो है बिजनेस में लगाया हुआ हो। ठीक है, और तीसरा बिजनेस में जो भी खतरा है, जो भी रिस्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको बियर करता हो। ठीक है, तो वो जब तीन क्वालिटी को इंपोज करेगा तो वही पर्सन जो है वो क्या बन जाएगा, प्रोप्राइटर बन जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अब बात करते हैं ड्रॉविंग्स की। ड्रॉविंग्स क्या होता है, अब देखो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको तो पैसा निकालने की भी जरूरत हो सकती है। ठीक है, कभी कोई गुड्स मान के चलो जिस चीज का बिजनेस वो कर रहा है वो गुड्स उसको घर में चाहिए होगा।
ठीक है, तो वो गुड्स बाहर से क्यों लेगा, वो अपने बिजनेस से ही निकाल सकता है। या कोई एसेट है, ठीक है, वो अपने बिजनेस से निकाल लेगा, यानी कोई अमाउंट, कोई गुड्स और कोई एसेट जब बिजनेस का ऑनर यानी प्रोप्राइटर जब बिजनेस से निकालता है तो वही क्या कहलाता है, ड्रॉविंग कहलाता है। ठीक है, और ड्रॉविंग की वजह से क्या होता है कि कैपिटल क्या हो जाता है, घट जाता है। कैपिटल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप ड्रॉविंग को क्या करोगे, कैपिटल में से घटाओगे। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला उसको नोट करते हैं। आई होप आप लोग भी साथ साथ नोट कर लेते होंगे। ठीक है, अमाउंट, गुड्स और एसेट। ठीक है, ये तीन चीज होता है। कोई अमाउंट भी निकाल सकता है, जरूरत पड़ने पे गुड्स भी निकाल सकता है, जरूरत पड़ने पे असेट भी निकाल सकता है। ठीक है, अब ये तीनों चीज होता है विथड्रॉन किया जाता है। विथड्रॉन मतलब निकालना हुआ एक बार से। विथड्रॉन किसके द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन, मालिक। अभी प्रोप्राइटर का डिफिनीशन हमने आपको पढ़ा दिया कि प्रोप्राइटर कौन होता है। ठीक है, अमाउंट, गुड्स और एसेट जो प्रोप्राइटर विथड्रॉन करता है किस चीज के लिए, ये भी जानना जरूरी है। फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी खुद के यूज के लिए, अपने घर परिवार वाले के यूज करने के लिए जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालता है, गुड्स निकालता है, असेट निकालता है, तो वो क्या बन जाता है, ड्रॉविंग्स बन जाता है। सर ड्रॉविंग्स को अकाउंटिंग में क्या करते हैं, तो ड्रॉविंग्स जो होता है वो कैपिटल को घटाता है। ड्रॉविंग रिड्यूस कैपिटल। ठीक है, अब ये कैपिटल कहां दिखता है, ये बैलेंस शीट में दिखता है। ये ऑलरेडी आप जान चुके हो कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक असेट साइड, दूसरा कैपिटल और लायबिलिटीज साइड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ड्रॉविंग्स क्या होता है। कोई अमाउंट्स, गुड्स, एसेट जो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो वही क्या कहलाता है, ड्रॉविंग्स कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है, अब देखो कॉस्ट होता है एक्सपेंसेज, वो खर्चा जो गुड्स को परचेज करते समय करते हो और गुड्स को मैन्युफैक्चर करते समय करते हो। ध्यान से सुनना, ये कॉस्ट वर्ड बहुत जगह आएगा। कॉस्ट कुछ नहीं है, खर्चा है जो गुड्स को परचेज समय करते हो। जब गुड्स खरीदने जाते हो यानी रॉ मटेरियल जब खरीदने जाते हो तो उसकी जो एक्सपेंसेस, उसकी जो प्राइस होती है वो आपके लिए कॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, और जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो फिनिश गुड्स बनाते हो, तो वो भी जो खर्चा होती है वो कहलाती है कॉस्ट। तो मैंने क्या बोला कि कॉस्ट कुछ नहीं है, कॉस्ट एक एक्सपेंसेज है। कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेज है। किस चीज का एक्सपेंसेज है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेज ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ऑन परचेज ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग समझते हो ना बाबू, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करना, यानी गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट में बनाना, प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। कोई ऐसा वर्ड जो आपको लगता हो जिसका हिंदी आपको नहीं समझ में आता है, या वैसा वर्ड को आप खुद से भी एक बार आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं कि मोबाइल होगा तभी आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो आप मोबाइल पे डिक्शनरी में जाके या गूगल पे भी सर्च करके उसका मीनिंग और उससे जुड़ा हुआ एक दो एग्जाम्पल देखोगे तो माइंड में आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखो ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखने के लिए है। और ये सब्जेक्ट बिलीव करो, मैं उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते। बाकी सब सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब जो आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आप हिंदी में पढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैथ, आप जनरली मैथ को आप हिंदी में पढ़ना आपके लिए आसान नहीं था, उसी तरह से अकाउंट्स को भी हिंदी में, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो हिंदी में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम हिंदी मीडियम में तुमको पढ़ाते हैं या आप हिंदी, हाँ, समझने के लिए आप हिंदी यूज कर सकते हो। तो मेरा लेक्चर जो होता है वो हिंदी मीडियम ही रहता है। मैं एक्सप्लेन हिंदी में करता हूं, बट मैं लिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि सारा कुछ इंग्लिश में, क्योंकि मैं जानता हूं कि फ्यूचर में अगर आपको पता है हिंदी में, आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इंग्लिश को अच्छे से ग्रैस्प कर लो। आप एक डायरी या एक नोटबुक बना लो जिसमें जो वर्ड आपको नहीं आते हैं वो नोट करते चलो और उसका वर्ड मीनिंग देखते चलो, उसके बारे में जानकारी लेते चलो, उसके एग्जांपल्स वगैरह देखो, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो चीज सीखो। जितना जल्दी सीख जाओगे ना
वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर उसमें मेरी हेल्प चाहिए कि कोई चीज ऐसा है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी हेल्प चाहिए, तो यूर मोस्ट वेलकम। आपको मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से मेरे अबाउट में जाके आप मेरा नंबर ले सकते हो, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी चीज पूछना हो आप यूट्यूब पे कमेंट्स करके भी मेरे से पूछ सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। मैंने क्या बोला कि कॉस्ट कुछ नहीं होता है, वो एक्सपेंसेस होता है। जब गुड्स परचेज करते हो, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, तो जो खर्चा आता है वही हमारे क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वाउचर की। वाउचर क्या होता है? तो देखो, जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए जिसको आप देख के आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। वैसे आप अंतर्यामी तो हो नहीं कि आपको फटाफट जर्नल एंट्री बनाओगे बिना किसी एविडेंस के, आपको कोई एविडेंस तो चाहिए। तो वो एविडेंस जो होता है, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। वो दो टाइप के होंगे, एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक सोर्स वाउचर होता है, और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। अब सोर्स वाउचर क्या होता है? देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सोर्स वाउचर, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि अब जब मान के चलो आपने सेल किया, तो आप एक इनवॉइस दिए होंगे कस्टमर को, ठीक है। अब आपका अकाउंटेंट क्या होगा कि वो इनवॉइस को लेगा और उस इनवॉइस से अपना एक जर्नल का फॉर्मेट तैयार करेगा। मतलब ध्यान से सुनो, इनवॉइस आपने जब आपने सेल किया तो वो इनवॉइस जनरेट किया, वो इनवॉइस जो है सोर्स वाउचर है। वो इनवॉइस क्या है? सोर्स वाउचर है। उस सोर्स वाउचर को यूज करके एक अकाउंटिंग वाउचर तैयार होगा। अकाउंटिंग वाउचर क्या होगा? उस सोर्स वाउचर को देख के ये पता किया जाएगा कितना अमाउंट से डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कितना अमाउंट से क्रेडिट करना है। तो वो होता है अकाउंटिंग वाउचर। और उस अकाउंटिंग वाउचर से जर्नल एंट्री तैयार होता है। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर देखो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का एक प्रोसेस बना हुआ रहता है। जनरली अकाउंटिंग वाउचर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तुमको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट जर्नल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सोर्स वाउचर से अकाउंट वाउचर बनता है। यानी अकाउंट वाउचर में यह पता चलता है कि किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और वो वेरीफाई होता है सीनियर अकाउंटेंट के द्वारा, और तब जाके अप्रूव होता है, और तब जाके जर्नल एंट्री पास होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल लग रहा होगा कि क्या करना है। मैं एक अकाउंटेंट हूं, ठीक है, और मैं अकाउंटेंट हूं, तो अगर मुझे बोला जाएगा जर्नल एंट्री बनाओ, किसी किसी एंट्री को पोस्ट करो, तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि हमारा सोर्स वाउचर कौन सा है। यानी हमारे पास कोई इनवॉइस है, कोई कैश का बिल है, कैश मेमो है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। तो पहले हम सोर्स वाउचर को पता करेंगे, और सोर्स वाउचर से उसे हम अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे। यानी हम ये पता करेंगे कि उस सोर्स वाउचर से किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। जब ये हम कर लिए, तब जाके जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। तो ये जो वाउचर जो है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको नोट करवा लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, वाउचर एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो जनरली स्टूडेंट इस सबको स्किप कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये सबसे क्या एग्जाम आए, एग्जाम में तो आएगा जर्नल एंट्री, मतलब प्रैक्टिकल दो चार क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, वो एग्जाम में आएगा, मार्क्स ले लेंगे अच्छे से। वो सब ये प्रैक्टिकल चीज को इग्नोर कर देते, क्योंकि इनका मार्क्स का थोड़ा वेटेज कम है। ठीक है, जो फैक्ट है। बट अगर आप ये सब चीज सीखते हो ना, तो भी आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन पाओगे। और जो आपका अकाउंटेंट की जर्नी, आपने कॉमर्स क्यों रखा? कॉमर्स रखने का मेन पर्पस क्या था? कि आपको बिजनेस में घुसना था, या फिर कॉर्पोरेट में घुसना था। ठीक है, अब आप बिजनेस भी करते हो, ठीक है, तो आपका जो अकाउंटेंट होगा, जो आपको देखो अकाउंट्स सबसे, मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि अकाउंट्स जो है डायरेक्ट मनी से रिलेटेड है। और अगर आप एक बिजनेसमैन होके आप अगर अकाउंट्स को नहीं समझ पाओगे ना, तो आप जो है ना, आप बिजनेस अच्छे से चला नहीं पाओगे। इसीलिए अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। चाहे आप अकाउंट्स में जॉब करते हो, या अकाउंट्स में खुद का एक बिजनेस डेवलप करना है, और तो उसमें भी अकाउंट्स की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं वाउचर्स की। तो वाउचर्स क्या होता है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, किस इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ, मैंने सबसे पहले क्या बोला, एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है
बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करने के लिए एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बोला कि एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है। वाउचर क्या होता है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यानी आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसके सपोर्ट के लिए। यानी परचेज करते हो तो आपको एक बिल मिलता होगा, ठीक है, परचेज इनवॉइस, तो वो क्या है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया कि वाउचर क्या होता है। वाउचर एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करने के। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वाउचर भी। वाउचर के कितने टाइप हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ वाउचर। अब देखो, मैंने बोला था कि वाउचर के दो टाइप होते हैं। वाउचर के दो टाइप होते हैं, एक सोर्स वाउचर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर। मैंने क्या बोला? एक वाउचर होते हैं सोर्स वाउचर, ठीक है। अब ये जो वाउचर है, इसको एक चैप्टर है आपका ओरिजिनेशन ऑफ बिल्स, ठीक है। तो उस चैप्टर में जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का जो चैप्टर है आपका, उसमें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा कि एक वाउचर का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज आप सीखोगे। अभी बस मतलब जान लो कि सोर्स वाउचर क्या होता है और अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं सोर्स वाउचर की। तो सोर्स वाउचर क्या होता है? ये होता है, ये रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। मैंने क्या बोला? ये एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का क्या होता है? एविडेंस होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स भी अगर देखना चाहो तो आप देख लो। एग्जांपल्स होते हैं इनवॉइस, जैसे परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कैश मेमो होता है, कैश मेमो, ठीक है, डेबिट नोट होता है। ये सब चीज क्या होता है वो आप सोर्स डॉक्यूमेंट में सीखोगे, अभी बस आप नोट कर लो। क्रेडिट नोट होता है, ठीक है, बिल्स रिसिप्ट होता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ये मेजर है जो आपको जनरली बिजनेस में आपको यूज करने को मिलेंगे। ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सोर्स वाउचर होते हैं। इसी के थ्रू आप अकाउंटिंग वाउचर तैयार करोगे, ठीक है। आपके पास ये सोर्स वाउचर होने चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग वाउचर में जा पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर की। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, ये तैयार करते हैं, हम अकाउंटेंट तैयार करते हैं। कहां से? ये सोर्स वाउचर से तैयार किया जाता है। प्रिपेयर फ्रॉम सोर्स वाउचर। आप अपना इनवॉइस, कैश मेमो, ये सब देख के, ठीक है, इस वाउचर को, यानी इस अकाउंटिंग वाउचर को तैयार करते हो। प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स वाउचर, ठीक है। इसमें हम ये लिख के देते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सो द अकाउंट्स हेड, इसमें हम अकाउंट्स हेड बोलते हैं कि कितना से डेबिट होगा। सो द अकाउंट्स हेड डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ठीक है, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो आप अकाउंट्स वाउचर में लिखते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोर्स वाउचर क्या होता है, अकाउंट वाउचर क्या होता है। सोर्स वाउचर होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एविडेंस होता है। जैसे आप स्टाफ को सैलरी देते हो तो आप उसके लिए एक पेरोल रजिस्टर मेंटेन करते होंगे, वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। जब आप सेल करते हो तो सेल्स इनवॉइस जनरेट होते होंगे। जब आप परचेज करने जाते हो तो आपको परचेज इनवॉइस मिलता है, ठीक है। उसी तरह से कोई खर्चा करते हो तो उसके लिए कैश बिल जनरेट किया जाता है। तो ये सब चीज होता है सोर्स वाउचर। और उस वाउचर को देख के आप अकाउंटेंट क्या करते हो कि आप निकालते हो कि किस हेड को डेबिट करना है, किस अकाउंट हेड को क्रेडिट करना है, तो वो आप अकाउंटिंग वाउचर में करते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस चैप्टर को हम लोग, एक स्पेशल चैप्टर है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उस चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे इनवॉइस कैसा दिखता है, कैश मेमो कैसा दिखता है, डेबिट नोट कैसा दिखता है, क्रेडिट नोट कैसा दिखता है, वो चीज हम उस चैप्टर में सीखेंगे। चलो चलो, अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? अब देखो, डिस्काउंट, अब जब आप गुड्स खरीदते हो या गुड्स बेचते हो, ठीक है, उस टाइम में जो वैल्यू होता है गुड्स का, उसमें जब कमी होता है, रिडक्शन आता है, तो वही होता है डिस्काउंट।
ठीक है। आप जब खरीदने जाते हो तो आप डिस्काउंट मांगते हो कि मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जब आप गुड्स बेचते हो तो आपसे कस्टमर डिस्काउंट मांगता है कि डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आप बेच रहे हो और आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो आपके लिए ये एक्सपेंसेस का फॉर्म लेगा, ठीक है। बट जब कस्टमर आप खरीदने के लिए जा रहे हो और तब डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए फायदा होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि डिस्काउंट के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, रिबेट होता है, स्पेशल डिस्काउंट होता है, कमोडिटी डिस्काउंट होता है, ठीक है। बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, बट आपको जो जनरली सीखने का है वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है, जो आपके अकाउंटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही जनरली आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब देखो, ट्रेड डिस्काउंट होता है कि ये एक जनरल डिस्काउंट है जो सभी को दिया जाता है, ठीक है। चाहे आप कैश में खरीदे हो या उधारी खरीदे हो, बट सबको फिक्स होता है कि हमको देना है। अब जनरली आप देखते होंगे कि आप कहीं पे शोरूम में जाते हैं और लिखा रहता है कि 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट है। आप उधारी भी अगर मान के चलो आपका जान पहचान के आप उधारी भी खरीद के लाते हो तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि डायरेक्ट है कि वैल्यू में से इतना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है घटा लिया गया। तो इस तरह के डिस्काउंट को ना तो बायर रिकॉर्ड करता है ना सेलर रिकॉर्ड करता है। क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू होता है डिस्काउंट का वो घटा के, यानी अगर हम सेल कर रहे हैं और हमारा 100 रुपया का सेल कर रहे हैं और हम ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो हम 100 रुपया का सेल दिखाएंगे ही नहीं, हम 90 रुपीज का सेल दिखाएंगे और ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह से बायर जो हमारा 100 रुपया का गुड्स 90 में खरीदा, उसको 10 रुपया का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो वो भी अपने बुक में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, परचेज को कम कर देगा, यानी 100 का परचेज को 90 का ही परचेज दिखाएगा। उसी तरह से हम भी एज ए सेलर क्या करेंगे, 100 का सेल नहीं दिखा के हम 90 का ही सेल दिखाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, सेल में से ट्रेड डिस्काउंट को घटा के ही अपने बुक्स में दिखा रहे हैं सेल, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे। बायर भी नहीं दिखाएगा और सेलर भी नहीं दिखाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे दिखेगा ही नहीं आपको एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको दिखाना ही नहीं है। क्या करना है, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो ट्रांजैक्शंस में घटा लो और घटे हुए वैल्यू से ही सेल और परचेज को रिकॉर्ड करो, ठीक है। वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो देखो, कैश डिस्काउंट जो होता है ना, वो उसी कस्टमर को दिया जाता है जो कि टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, जो टाइमली पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट से जुड़ा हुआ है। अब जैसे आप मेरे कस्टमर हो और मैंने आपको बोला कि देखो, अगर आप 30 डेज के अंदर पे कर देते हो तो मैं 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि उस 5% डिस्काउंट को वो मेरे लिए, मैं आपको सेल कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप मेरे से खरीद रहे हो तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आपके लिए वो इनकम हो जाएगा। और उस ट्रांजेक्शन को हम दिखाएंगे अपने बुक्स में। कैसे दिखाएंगे, तो देखो, अगर 100 रुपया का सेल है तो हम सेल को 100 रुपया दिखाएंगे और पैसा आने वाला है 95। अगर मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूं तो 95 ही आने वाला है, तो डेटर को डेबिट करेंगे 95 से, और वो जो 5 है वो हमारा डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट। मेरे लिए खर्चा होगा, लेकिन जब हम खरीदेंगे और तब हमको अगर कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा। तो हम कैश डिस्काउंट को अपनी बुक्स में दिखाते हैं। सेलर के लिए खर्चा होता है, बायर के लिए इनकम होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते, या ना तो खर्चा होता है या ना इनकम होता है। इसे हम सेल और परचेज को हम रिड्यूस्ड प्राइस पे ही दिखाते हैं, ठीक है। बाकी आपका रिबेट वगैरह है तो वो सब देख लेंगे कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिबेट दे रहे हैं, बायर हम खरीद रहे हैं, हमको रिबेट मिल रहा है तो मेरे लिए ये इनकम है, लेकिन सेलर रिबेट दे रहा है तो वो खर्चा होता है। तो कोई सा भी डिस्काउंट है, देखना किसको मिल रहा है। अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है और सामने वाला ले रहा है तो उसके लिए इनकम है। बट ट्रेड डिस्काउंट को ना तो इनकम में दिखाएंगे ना खर्चा में, बाकी सभी डिस्काउंट का अकाउंटिंग होगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट होता है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। मैंने क्या बोला, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप गुड्स को बेचते हो, ठीक है, जब आप गुड्स को बेचते हो तो उस टाइम में जो प्राइस में कमी आती है, रिडक्शन होती है, वही जो होता है वो डिस्काउंट कहलाता है। वही क्या होता है, डिस्काउंट कहलाता है। अब अगर बात करें कि डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, यानी फॉर्म्स क्या होता है डिस्काउंट का, किस किस फॉर्म में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो डिस्काउंट आपको जनरली ट्रेड डिस्काउंट के फॉर्म में मिलेगा, कैश डिस्काउंट के फॉर्म में मिलेगा, और भी अदर डिस्काउंट के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं इसको 3 भाग में बांट के आपको समझा सकता हूं, ठीक है। एक तो मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट
ठीक है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, तीसरा होता है कोई भी अदर, जैसे कि एग्जांपल दे दें स्पेशल डिस्काउंट, कोई स्पेशल कस्टमर आया उसे हम स्पेशल डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, किसी को रिबेट दे दिए, ठीक है। एक होता है कमोडिटी डिस्काउंट, तो ये सब बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, ठीक है, कमोडिटी डिस्काउंट, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। मेनली जो आपको पढ़ना है वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग आपको सीखना आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की, कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि हम सभी कस्टमर को क्या होता है कि उसके जो भी हम गुड्स बेचते हैं उसके प्राइस में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मैंने क्या बोला, ये रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम गुड्स को बेचने जाते हैं तो हम उसके वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। ये नहीं दिखते हैं कि कोई कस्टमर हमारे में से नगद खरीद रहा है या उधार खरीद रहा है, ठीक है। अब इसमें दो सिनेरियो होता है, सेल्स और परचेज। तो जहां पे अगर हम जब वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो जो सेल्स जो रिकॉर्ड होता है, सेल्स रिकॉर्ड होता है नेट वैल्यू। मैंने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में दिखाते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं नेट वैल्यू पे। सर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल को जो रिकॉर्ड करेंगे हम, वो क्या करेंगे, सेल में से ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, सेल्स में से क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, उस पे हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, उस पे हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह से अगर बात करें परचेज को भी, तो परचेज को भी हम उसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं। परचेज जो रिकॉर्ड होता है, परचेज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब क्या, कि हमारे पास जो परचेज है, नेट परचेज, यानी इस परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बाद जो परचेज आता है उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं। देखो बायर भी डिस्काउंट को घटा के दिखा रहा है और सेलर भी अपने बुक में डिस्काउंट को घटा के दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, हम घटा के दिखा देते हैं बट रिकॉर्ड नहीं करते। इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ठीक है, ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। बोथ बायर, ना तो बायर अपने बुक में दिखाता है ना ही सेलर अपने बुक में दिखा रहा था। कैसे दिखाता है, बस क्या करता है, सेल प्राइस को घटा देता है ट्रेड डिस्काउंट से, उसी तरह से परचेज प्राइस को घटा देता है ट्रेड डिस्काउंट से, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट की। तो सर कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है कि अगर टाइम पे आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। मैंने क्या बोला, इसमें भी प्राइस में रिडक्शन होता है, जो आपको देना है रिडक्शन होता है, आपको सेल वैल्यू पे रिडक्शन नहीं होता है, आपका जो अमाउंट पेएबल है, आपका जो अमाउंट पेएबल है यानी आपने खरीदा है, या आपका अमाउंट रिसीवेबल है, आपने गुड्स को बेचा है। दोनों साइड से हो सकता है, बायर के साइड से भी हो सकता है, सेलर के साइड से भी हो सकता है। तो रिडक्शन इन अमाउंट पेएबल और अमाउंट रिसीवेबल, यानी आपको जो लेना था या जो देना था अगर टाइम पे मिल जाता है, ठीक है, किसके वजह से, रिडक्शन इन अमाउंट पेबल और अमाउंट रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। मैंने क्या बोला, टाइमली अगर पेमेंट हो जाता है, ठीक है, तो टाइमली अगर पेमेंट हो जाता है तो आपका जो जो देना है लेना, उसमें वैल्यू में गिरावट होती है। टाइमली का स्पेलिंग सही नहीं है, इसको सही कर लो, ड्यू टू टाइमली पेमेंट, ठीक है। तो रिडक्शन इन अमाउंट पेबल और अमाउंट रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। अब देखो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये डिस्काउंट क्या होता था, बुक्स में ही नहीं दिखाते थे, बट कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब सर कैसे करेंगे, अब देखो बायर क्या करेगा और सेलर क्या करेगा। देखो बायर क्या करेगा और सेलर क्या करेगा, कैश डिस्काउंट। तो बायर जब कैश डिस्काउंट, जब गुड्स खरीद रहा है तो बायर को कैश डिस्काउंट मिलेगा, यानी उसके लिए इनकम है। और सेलर के लिए क्या है, सेलर तो देना पड़ेगा डिस्काउंट कस्टमर को, तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो आई होप आपको डिस्काउंट के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। दो टाइप के मेनली डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट।
क्रेडिट डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाया जाता है, हम सेल्स और परचेज को घटा के दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं बुक्स में, बायर इनकम के रूप में दिखाता है, सेलर एक्सपेंसेस के रूप में दिखाता है। अब हम लोग बात करते हैं डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन क्या होता है? अब देखो, डिप्रिसिएशन होता है एसेट के वैल्यू में गिरावट। ध्यान से सुनना, एसेट के वैल्यू में गिरावट। अब वो होता है टाइम के वजह से, टाइम लैप्स होता है तो गिरावट होता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या आप यूज करते हो एसेट को तो वैल्यू में गिरावट होता है। अब कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने एक कार खरीदा, ठीक है, कार खरीदा, अपने शोरूम में अपने नाम पे कार बुक किया, आपने सारा पेमेंट कर दिया, और जैसे ही शोरूम से निकाला, ठीक है, अब जैसे ही आपको कार दे दिया गया, सारा रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर कर दिया गया, निकाला, और आपने सोचा यार कार से अच्छा, आपने देखा आप ट्रैफिक में जा रहे थे, बैंगलोर का ट्रैफिक अगर देखो तो इतना ह्यूज ट्रैफिक रहता है, आपको लगा यार इससे अच्छा, कार से अच्छा तो हम बाइक एक ले लेते, वो ज्यादा मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि कार में तो बहुत, एक तो टाइम लगता है, पैसा का भी खर्च, और बोरिंग हो जाएगा, इससे अच्छा हम बाइक ले लेते हैं। तो हम सोचे कि अभी खरीदे, अभी जाके वापस कर देते हैं डीलर को, ठीक है। क्या होगा? वो बोलेंगे कि भाई मेरा मन बदल गया। अब हम डीलर के पास गए तो बोला कि सर हम ये कार आप वापस ले लो, हमको जो मान के चलो हमने 10 लाख में कार खरीदा था, तो अब बोले कि सर ये क्या बोल रहे हो, अभी अभी आपने कार खरीदा है और हम उसी प्राइस पे आपसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेचना है तो आपको इसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। आप एक दिन क्या, एक घंटे भी यूज कर लिए, एक मिनट भी यूज कर लिया ना, तो उसके वैल्यू में गिरावट हो गई, ठीक है। आपको हम सेम रेट पे नहीं आपसे ले सकते। आप ही सोचो ना, कोई नया मोबाइल खरीदा है और वो बोलेगा कि आपको बेच देते हैं, आप सेम प्राइस पे लोगे? अब बोलेगा अगर सेम प्राइस में खरीदना है तो हम डायरेक्ट दुकान से क्यों नहीं खरीदेंगे कि तुमसे खरीदेंगे, तुम एक मिनट भी यूज तो किया है ना। तो इसीलिए कोई भी एसेट जिसका वैल्यू में जो गिरावट होता है ना, किसके वजह से? समय बीत जाने के वजह से, यूज के वजह से, या कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हो गया उसके वजह से, तो वो जो वैल्यू में गिरावट जो होता है उसको ही हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ह्रास, ठीक है। अब ये जो डिप्रिसिएशन होता है वो हर एसेट पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो उसका लाइफ, हर एसेट का एक लाइफ होता है। जैसे मैंने कार बोला, अगर मैं कार को रखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इस कार को मैं 10 साल चलाऊंगा, ठीक है। तो 10 साल चलाऊंगा, इसका मतलब उस कार की यूजफुल लाइफ कितना होगी? 10 ईयर हो गई। अब आपको डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है, जो भी वैल्यू है उसको एक सिस्टमैटिक वे से आपको हर साल कम करते जाना है, जिससे कि 10 साल के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। और वो जो पैसा आपको बचेगा, आप क्या कर रहे हो? डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। आपने खर्चा कर लिया, आपने कोई एसेट खरीद लिया तो उस टाइम में पेमेंट कर दिया, अब आप डिप्रिसिएशन के वजह से खर्चा को दिखाओगे, और वो खर्चा तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, पहले ही हो चुका है। वो जो पैसा बचेगा ना, वो पैसा बचता जाएगा, बचता जाएगा। आप जरा सोचो, आपने 10 लाख की कार खरीदी, ठीक है, और आपने सोचा कि 10 साल इसकी वैल्यू, ये कार चलने वाली है, तो 11वें साल आपको, अब ऐसा तो नहीं है कि आप आज से 10 साल कार चलाओगे और 10वें साल आपका कार खराब हो गया, या उसको वो आपको, आप फिर से बाइक पे आ जाओगे। आप कार चला रहे थे तो कार ही चलाओगे, तो उसके लिए पैसा 10 लाख फिर कहां से आएगा? तो आप क्या करोगे? हर साल उस वैल्यू को कम करके, वैल्यू को कम करते जाओगे, और एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और वो जो 10 लाख रुपया हमने खर्चा के रूप में दिखाया, खर्चा का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कम करके दिखाया। और वो जो पैसा बचाया खर्चा के वजह से, वो पैसा तो हमारा बचा हुआ, क्योंकि मैंने डिप्रिसिएशन तो मैंने बोला नॉन कैश है। ऑलरेडी आपने जब कार खरीदा तब पेमेंट किया, बाद में तो आप हर साल जो पैसा बचा रहे हो खर्चा के लिए, वो तो आपका पैसा बिजनेस से जा नहीं रहा है। तो वो जो पैसा सेविंग होगा, उसी पैसा से आप दूसरा कार खरीद लोगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इतना ही काफी है। आप, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल चैप्टर है डिप्रिसिएशन का, अकाउंटिंग, जो हम लोग क्लास 11th में सीखेंगे। अभी बस नोट कर लो कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो मैंने बोला डिप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन बुक वैल्यू। एसेट का जो बुक वैल्यू होता है, एसेट का, उसमें डिक्रीज करना। एक एसेट का जो बुक वैल्यू होता है उसमें कमी करना, किसके वजह से? ड्यू टू 2-3 वजह हो सकता है। एक तो यूसेज की वजह से, आप एसेट को यूज कर रहे हो। दूसरा होता है टाइम लैप्स की वजह से,
टाइम, आपने टाइम भले ही यूज नहीं कर रहे हो लेकिन एसेट अपने पास रखा तो घटेगा। एक होता है ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, LESENC, ठीक है। आप बोल सकते हो इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट, इस सब की वजह से एसेट के वैल्यू में क्या होती है, गिरावट होती है। तो मैंने क्या बोला, डिक्रीज हो रहा है एसेट का बुक वैल्यू, किसके वजह से, यूसेज की वजह से, टाइम लैप्स की वजह से, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट की वजह से। तो वही होता है डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये भी आप लिख लो। डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, सॉरी, डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं रिकॉर्ड, तो हम बोलेंगे कि डिप्रिसिएशन अलोकेट होता है, डिप्रिसिएशन जो खर्चा है, डिप्रिसिएशन इज अलोकेटेड, बांट देते हैं हम, जितना उसका यूजफुल लाइफ होता है उसके हिसाब से हम बांट देते हैं, अलोकेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन इज अलोकेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मैंने क्या बोला कि 10 लाख का हमारा कार था, ठीक है, और 10 लाख के कार को हमने 10 साल चलाने थे, तो हम सिस्टमैटिक मैनर में क्या करेंगे, अलोकेट कर देंगे, इन सिस्टमैटिक मैनर इन ईच अकाउंटिंग ईयर, हर साल हम उसे अकाउंटिंग ईयर में दिखाएंगे, इन ईच अकाउंटिंग ईयर ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब देखो आपके मन में ये सवाल आता होगा कभी कभी, सर हर जितना भी आप लिखाते हो उसको याद करना है क्या? बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको बस समझ के छोड़ देना है, आपको हर बात दिमाग में रखना नहीं है, आपको समझ लेना है, छोड़ देना है। आप रेगुलर क्लास करते हो, मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब रेगुलर क्लास करते जाओगे धीरे धीरे आपकी जो सोच है ना वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि अब जब दोबारा एक बार जब रिवाइज करोगे एग्जाम से 2-3 महीना पहले, जब आप कॉपी निकाल के देखोगे आपको सब कुछ अचानक से समझ में आने लगेगा, ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और मैं टाइम टू टाइम आपको रिवाइज भी कराते जाऊंगा, हर चैप्टर का आपका रिवीजन मिलेगा, बस आप मन लगा के पढ़ो और मुझसे कनेक्ट रहो, क्योंकि मैं अभी देखो मैं वर्चुअल पढ़ाता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप मेरे से कनेक्ट रहो, ठीक है, कनेक्ट रहो। आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि आप कहां से हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ने का क्या है, अपने लोग बात भी कर सकते हैं, आप मुझे फोन पे बात भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एक रिलेशन जो होता है ना एक स्टूडेंट और टीचर का, वो रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे, तभी हम आपके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। अब देखो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपको क्लास 11th और 12th का अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट्स मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो चीज मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है, बट हो सकता है कि वो आपको डिफिकल्ट लगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा। तो इसीलिए कनेक्ट होना जरूरी है, आपको क्वेश्चंस पूछना जरूरी है, कोई भी छोटा सा भी आपको लगेगा ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है, फिर भी आप पूछो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसकी, एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि डिप्रिसिएशन कैसे, मैंने जो बोला, हमने जो एग्जांपल की बात करी थी कि एक एग्जांपल की आपने एक कार खरीदा, कार खरीदा जिसका लागत कितना था, 10 लाख था, ठीक है, कार का लागत कितना था, 10 लाख। आपको लगा कि इसकी लाइफ जो है, कार 10 साल चलने वाली है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो कितना है, 10 ईयर है, लाइफ कितना है, 10 ईयर है। तो हम डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो देखो डिप्रिसिएशन हमने बोला कि आपको सिस्टमैटिक मैनर में निकालना होता है, यूजफुल लाइफ जितना होता है उतना हर साल आप डिप्रिसिएशन दिखाओगे। डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा, तो देखो 10 लाख कार की वैल्यू है, डिवाइड करोगे 10 साल या एस्टिमेटेड लाइफ से, तो 1 लाख हम पर अकाउंटिंग ईयर खर्चा के रूप में दिखाएंगे, ठीक है, ये 1 लाख जो होगा पर एनम डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्थ की और ऑनर्स इक्विटी की। देखो नेटवर्थ क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, आपका जो बिजनेस में जो टोटल वैल्यू एसेट का है उसमें से बाहर के लाइबिलिटीज को, यानी आउटसाइडर जिसे लाइबिलिटीज बोलते हैं, वो घटा दोगे तो वही आपका नेटवर्थ कहलाएगा, यानी वही बिजनेस का
बोल सकते हो ऑनर का खुद का हिस्सा यानी इक्विटी कहलाएगा। मैंने क्या बोला कि नेटवर्थ क्या होगा, अगर आपको नेटवर्थ कभी आपको ये वर्ड होता है, नेटवर्थ का मतलब कुल संपत्ति में से लाइबिलिटीज घटा दो तो वही होता है ऑनर्स इक्विटी। वो क्या हो जाता है ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, अब ये क्या होता है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, टोटल वैल्यू ऑफ असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटीज जब घटा दोगे, बाहर के जो लाइबिलिटीज होते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज वो आप जब घटा दोगे, ठीक है, तो वही बन जाएगा आपका नेटवर्थ और इक्विटी। ठीक है, अब सर प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है नेटवर्थ को और इक्विटी को, प्रॉफिट इंक्रीज करता है नेटवर्थ को। ठीक है, उसी तरह से अगर लॉस होता है तो लॉस क्या करता है डिक्रीज करता है नेटवर्थ। ठीक है, अगर आसान भाषा में समझो तो कुछ नहीं है, नेटवर्थ ऑनर्स इक्विटी कैपिटल है, नेटवर्थ ऑनर इक्विटी क्या है कैपिटल है, डिक्रीज करता है नेटवर्थ को। क्योंकि आपने वहां भी वही देखा था कि अब जब एसेट में से बाहर के लाइबिलिटीज को घटाएंगे तो क्या बचेगा, वही कैपिटल बचेगा। तो हम इसे अगर आसान भाषा में बोले तो ये कुछ नहीं है, ये कैपिटल है। तो कैपिटल बराबर आप वैसे भी देखे थे एसेट में से लाइबिलिटीज घटाते थे तो वही कैपिटल बनता है, तो वही है। कुछ थोड़ा सा कभी कभी वर्ड चेंज कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग ये लास्ट टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है और इनसॉल्वेंट क्या होता है, इस चीज को देख लो, ये आपको मिलेगा कभी कभी। सॉल्वेंट क्या होता है कि आपको जो कर्जा है, ठीक है, आप उसको पे करने में सक्षम हो तो आप सॉल्वेंट हो, और अगर आप मान के चलो आपके पास जो कर्जा है उसको पे करने में आप सक्षम नहीं हो तो आप इंसॉल्वेंट माने जाते हो। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट हो गया यानी उसने जो कर्जा लिया था वो चुका नहीं पाया, उसके पास जो कुल एसेट थी ना वो लाइबिलिटीज से कम हो गई थी। ठीक है, यानी उसका लाइबिलिटी उसका कर्जा ज्यादा हो गया था, इसीलिए वो क्या हो गया दिवालिया हो गया। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बैंक जो है उसके एसेट से ज्यादा उसको कर्जा दे दे? तो यही तो है हमारा इंडिया में जो है बहुत सारा घुसखोरी होता है। बैंक वाले उतना अच्छे से उसका एसेट को चेक नहीं किए और उसको लोन देते गए, लोन देते गए। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, सर लोन ज्यादा हो गया, वो पैसा को इधर उधर में लगा दिया, ठीक है, गुम कर दिया, मतलब घपला कर दिया, और वो क्या हो गया अब बोलता है कि मैं पैसा तो आपको चुकाने में समर्थ ही नहीं हूं क्योंकि मैं दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि मेरे पास जो लाइबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा हो गया। तो वही होता है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। तो चलो इंसॉल्वेंट को नोट कर लेते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है कोई पर्सन या एंटिटी, कोई पर्सन या एंटिटी जो अनेबल है, जो पे नहीं कर पा रहा है, अनेबल है यानी पे नहीं कर पा रहा है इट्स डेट, अनेबल टू पे इट्स डेट। ठीक है, वो जो कर्जा लिया उसको पे नहीं कर पा रहा है। और सॉल्वेंट क्या होता है, इसका उल्टा, वो पर्सन जो पे कर रहा है, सक्षम है, जो पर्सन, और बोला था पर्सन या कोई एंटिटी जो बिजनेस का इंटरप्राइजेस होता है, वो जो पोजीशन में है, इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। ठीक है, ये आपका लास्ट था। ठीक है, मैंने सारा जो टर्म होते हैं अकाउंटिंग टर्म वो आपको बता दिया, मैंने एक भी टर्म्स आपको नहीं छोड़ा। फिर भी आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, कोई सा भी क्लास 11th और 12 का बुक्स में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो टर्म होता है, ठीक है, आप देखोगे मैंने सारे टर्म आपको सिखा दिए। टोटल मिला के ये शायद 8वां लेक्चर है। ठीक है, और आज के क्लास में मैंने आपको सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखा दिए। ठीक है, बिलीव करो ये बहुत ही यूजफुल है, केवल आपके लिए नहीं, वो सारे बच्चे जो फ्यूचर में मान के चलो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जिन्हें अकाउंटेंट के रूप में बनना है, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो कि भाई ये क्लास देख के जाओ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ सकता है कैपिटल क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, असेट क्या होता है, रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मैंने एक भी टर्म्स नहीं छोड़ा है। और आप कमेंट्स करके बता सकते हो आपको लगता है कि कोई ऐसा टर्म जो आपके लिए नया है और मैंने कवर नहीं कराया है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो अगर कोई सा क्लास मिस किए हैं तो प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सारा क्लास कर लो और सारा नोट्स तैयार कर लो।
ठीक है, ये आपको केवल क्लास 11th में नहीं काम आएंगे, आने वाले समय में भी काम आएंगे। इसीलिए मैं ये हमेशा बोलूंगा कि आप जो कॉपी में नोट्स तैयार करते हो वो कॉपी अच्छा रखना, हो सके तो क्लासमेट का कॉपी यूज करना, क्योंकि उसका जो कवर होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि आपको केवल क्लास 11th के लिए नहीं काम आएंगे, आगे भी इस कॉन्सेप्ट की काम आएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर दिए हैं। इस पे एक क्लास में दूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, मतलब कुछ कुछ पहचानने के लिए कि कैसे आप एसेट को पहचानते हो। आपने ऑलरेडी सब कुछ सीख चुका है, बस एक क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। बट आपका क्लास आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का खत्म हो गया, सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।